कल हमने द्विपद प्रमेय स्टार्ट की थी, है ना, सॉरी द्विघात समीकरण स्टार्ट की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टार्ट की थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने पढ़ा वो था बहुपद क्या होता है ना, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, और बहुपद का समीकरण क्या होता है, बहुपद समीकरण क्या होता है, सर्वसमीका और समीकरण क्या होते हैं, और समीकरणों के मूलों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय में चित्र में इनका क्या मतलब होता है, क्या सेंस निकलता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा द्विघात समीकरण पे आते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। पहले शेषफल और एक गुणनखंड प्रमेय की बात कर लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय एक बड़ी खास प्रमेय है, 10th क्लास की प्रमेय है, जो बहुपदों के बारे में है, जिसको कहते हैं गुणनखंड प्रमेय या शेषफल गुणनखंड प्रमेय, कोई नाम से भी इसको जान सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के नाम पे, फैक्टर थ्योरम के नाम से इसको ज्यादातर जाना जाता है। आपके 10th क्लास के टॉपिक में भी है, 10th क्लास का जो आपका अलजेब्रा का टॉपिक है उसमें भी ये शामिल है। बड़ी सुंदर थ्योरम है, बड़ी शानदार थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये थ्योरम कहती है कि कोई भी बहुपद अगर आपके पास है, कोई भी बहुपद आपके पास है, कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है, कोई भी बहुपद, और उस बहुपद में अगर आप किसी और समीकरण का या फलन का या किसी और बहुपद का भाग देते हैं, छोटे बहुपद का या इसके बराबर के किसी और बहुपद का अगर आप भाग देते हैं, मान लीजिए आप x माइनस ए का भाग दे रहे हैं, आप किसी बहुपद में, आपके पास एक बहुपद है, उस बहुपद में आप x माइनस ए का भाग दे रहे हैं। तो आप लोग अगर आज पहली क्लास में हैं तो फिर आपको जो पहली क्लास है, इससे पहली वाली, ये सेकंड क्लास है, ये सेकंड क्लास है, इससे पहले वाली क्लास जरूर देखनी होगी, क्योंकि अब जो भी क्लास आगे चल रही है वो उसका मतलब पीछे वाली क्लासों के ऊपर ही चल रही है। तो अब बहुपद समझा चुका, बहुपद क्या होता है, ये सारी बातें उसमें हो चुकी है। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो अब दूसरी क्लास मतलब पहली क्लास के ऊपर वाली क्लास है ये। तो इस क्लास के बाद में पहली क्लास को एक बार देख लेना, ताकि डॉट्स कनेक्ट हो जाए, ये जो डॉट्स है पीछे वाले ये कनेक्ट हो जाए। चलो शुरू करते हैं वापस से, कि एक बहुपद है पी एक्स है, कोई भी बहुपद आपके पास हो, उस बहुपद में अगर आप x माइनस ए का भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा। एक तो ये हो सकता है कि आप भाग देकर देख लें, भाग दें और भाग देकर देख लें, कि भाई भाग दिया, जैसे भाग देते हैं बहुपदों में, उस तरीके से आप भाग दें और भाग देकर लास्ट में देख लें कि शेषफल क्या बचता है। एक तरीका तो ये हो सकता है। एक प्रमेय है जो आपकी मदद करती है, बोला नहीं भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग दिए बिना ही आप पता कर सकते हैं। आप जिसका भी भाग दे रहे हैं उसको पहले साइड में करिए, ठीक है, उसे बराबर 0 करिए, नंबर 1 उसे साइड में लाइए। जिसका भी आप भाग दे रहे हैं, जो भाजक है, डिवाइजर है, उसको साइड में लाइए, उसको 0 करिए, उससे x का मान निकालिए, x का मान निकालिए, और वो x का मान निकालकर अपने बहुपद में रख दीजिए x की जगह पे। इससे जो भी प्राप्त होगा ये वही होगा जो आपका शेषफल है। सेम वही बात, यानी शेषफल निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप सीधा भाग देकर निकाल सकते हैं, भाग दीजिए और भाग देकर पता कर लीजिए कि शेष में क्या बचा है। या फिर दूसरा तरीका है जिसे गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय कहते हैं, वो कहता है नहीं, आपके लिए बहुत आसान है, आप एक काम करो, जिसका भी भाग दे रहे हो उसको बराबर में 0 करो, उससे x का मान निकालो और वो x का मान अपने बहुपद में ले जाके रख दो। जो भी आपका बहुपद देगा वही शेषफल होगा, उसके भाग देने पे वही शेषफल बचेगा। तो आप यूं जा सकते हैं और आप यूं जा सकते हैं, दोनों ही तरीके सेम उत्तर देंगे, क्योंकि गणित है। गणित अलग अलग तरीकों से अलग अलग उत्तर नहीं देती, गणित अलग अलग तरीकों से अलग अलग उत्तर नहीं देती, गणित एक है। तो तरीके 50 हो सकते हैं लेकिन उत्तर फिक्स होगा, क्योंकि वो वहां पे ही पहुंचा रहे हैं। तो ये, इसे शेषफल प्रमेय या गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात इससे निकल के आती है, इसका मतलब अगर x माइनस ए का भाग चला गया, शेषफल 0 आ गया, इन केस अगर किसी बहुपद में मैं x माइनस ए का भाग दे देता हूं, शेषफल 0 आ जाता है। अगर किसी बहुपद में मैंने x माइनस ए का भाग दिया और उसका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल 0 आने का मतलब है पूरा पूरा भाग चला गया। और जब कोई चीज किसी चीज को पूरा पूरा काटती है, शेषफल 0 आने का मतलब पूरा पूरा भाग गया। और पूरा पूरा भाग जब जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, तो उस चीज को हम गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, उसका टुकड़ा कहते हैं।
अब 6 के गुणनखंड कौन है ये हमें कैसे पता लगेगा? 6 के गुणनखंड कौन है कैसे पता लगेगा? 6 में भाग देकर देखो, जो 6 को पूरा पूरा काटते हैं वो गुणनखंड है। 6 को 1 काटता है गुणनखंड है, 6 को 2 भी काटता है गुणनखंड है, 3 भी काटता है गुणनखंड है, 6 खुद 6 को काटता है गुणनखंड है। तो जो भी 6 को काटता है, यानी काटने का मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बचता है, वो गुणनखंड है। ये गुणनखंड की परिभाषा होती है। सो फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। किसी भी चीज, किसी भी नंबरों में गुणनखंड होते हैं, बहुपदों के भी गुणनखंड होते हैं। जैसे नंबरों के गुणनखंड होते हैं, 24 का गुणनखंड होगा, है ना, 15 के गुणनखंड होंगे, हर नंबर के गुणनखंड होते हैं। हर नंबर के गुणनखंड होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, लेकिन गुणनखंड तो होते हैं। एटलीस्ट 2 गुणनखंड तो हर किसी नंबर के होंगे, एक तो खुद, एक तो खुद और एक तो एक और एक खुद, 2 गुणनखंड तो पक्के ही हैं। तो गुणनखंड क्या होते हैं? जो उसको विभाजित करते हैं। तो अब x माइनस ए शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस ए पूरा काट रहा है, पूरा काट रहा है इसका मतलब गुणनखंड है, पूरा काट रहा है मतलब गुणनखंड है। क्लियर होगी ये बात, है ना? तो इसका मतलब इसी चीज को मैं पूरा भाग जाने को यहाँ पे देखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं ए रखूं, ए रखने पर शेषफल 0 आना चाहिए, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है मतलब शेषफल 0 आएगा। तो एक तरीका ये भी हो गया गुणनखंड पता करने का कि मैं उसमें कोई गुणनखंड है या नहीं है ये पता करने के लिए मैं उस गुणनखंड को बराबर 0 कर दूं, x का मान निकाल दूं और रखूं, और वो रखने पर अगर 0 आ गया तो मतलब गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया मतलब गुणनखंड है। तो इससे मैं ये पता कर सकता हूं कि कौन गुणनखंड है और कौन गुणनखंड नहीं है, किसी बहुपद का कौन सा भैया गुणनखंड है और कौन सा भैया गुणनखंड नहीं है। ये पता करने का तरीका ये वैसा ही है जैसे संख्याओं में होता है, घबराइयो ना, जी ना उठाओ। जैसे संख्याओं में गुणनखंड होता है, संख्याओं में भी आप ऐसे ही पता करते हैं कौन किसका गुणनखंड है या नहीं है, भाग दे के देखते रहो। जैसे 15 है, 15 का कौन है और कौन नहीं है, ये लिया 15, 15 में 1 का भाग जाता है गुणनखंड है, 2 का भाग नहीं जाता गुणनखंड नहीं है, 3 का भाग जाता है गुणनखंड है, 4 का भाग नहीं जाता है गुणनखंड नहीं है, 5 का भाग जाता है गुणनखंड है, 6 का भाग नहीं जाता है नहीं है, 7 का भाग नहीं जाता है नहीं है, नहीं जाता है नहीं है, जाता है, जाता है तो है, नहीं जाता है तो नहीं है, बात खत्म, सिंपल सी बात। क्लियर होगी ये बात? पूरा भाग जाता है मतलब गुणनखंड है, पूरा भाग नहीं जाता है मतलब गुणनखंड नहीं है। फिर आपको पता चल जाएगा कितना शेष बचेगा, पता चल जाएगा। गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा, गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा। तो जब भी गुणनखंड होगा शेषफल 0 आएगा, या जब भी 0 आ रहा है शेषफल तो समझ जाओ वो गुणनखंड है। गुणनखंड शेषफल 0 देगा, जो 0 शेषफल दे रहा है वो गुणनखंड है। गुणनखंड शेषफल 0 देता है, जो शेषफल 0 देता है वो गुणनखंड होता है। ये दोनों बातें एक है। जो गुणनखंड होगा वो शेषफल 0 देगा, जो शेषफल 0 देगा वो गुणनखंड होगा। ठीक है, क्लियर है? दोनों लाइन एक है, दोनों लाइन एक है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो गुणनखंड शेषफल 0 देगा, शेषफल 0 देगा वो गुणनखंड होगा। ठीक है, अच्छा फिर एक बात और मिल गई, बधाई हो, एक चीज और मिल गई। इसका मतलब है ए रखने पर 0 आ रहा है, ये तो मूल हो गया, ये तो मूल हो गया। मूल क्या होता है? मूल क्या होता है? जिसको रखने पर बहुपद 0 हो जाता है उसको मूल कहते हैं। तो मूल भी मिल गया, ये तो और कमाल की बात हो गई। हम तो मूलों की बात कर ही नहीं, इसमें गुणनखंडों की बात कर रहे थे, गुणनखंडों में से मूल भी निकल आए। तो गुणनखंडों के अंदर ही मूल होते हैं, क्योंकि गुणनखंड है मतलब पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार ए रखने पर 0 आएगा, ए रखने पर 0 आएगा तो मूल किसको कहते हैं? इसी को तो मूल कहते हैं। ऐसी चीज जो बहुपद में रखने पर उसको 0 कर दे वो मूल कहलाती है। तो ए मूल हो गया, बधाई हो। तो गुणनखंड से ही मूल निकल जाते हैं फिर तो, ए मूल होता है। तो जो गुणनखंड होता है उसी से मूल बन जाते हैं। अगर x माइनस ए गुणनखंड है तो फिर x बराबर ए मूल है, और अगर x बराबर ए मूल है तो x माइनस ए गुणनखंड है। क्लियर बात है ना? तो यहाँ पे एक बात और पता चली, कई राज की बातें खुल रही है ना, कई पत्ते खुल रहे हैं। पहला पत्ता तो ये खुला, नंबर 1, पत्ता नंबर 1 कि गुणनखंड शेषफल 0 देगा, शेषफल 0 देगा। जो गुणनखंड होगा वो शेषफल 0 देगा, और जो शेषफल 0 दे रहा है वो गुणनखंड होगा।
जो गुणनखंड है वो शेषफल शून्य देगा, जो शेषफल शून्य देगा वो गुणनखंड होगा। नंबर 2, अगर x माइनस ए गुणनखंड है, अगर x माइनस ए गुणनखंड है तो x बराबर a एक मूल है, और अगर x बराबर a मूल है तो x माइनस ए एक गुणनखंड है। तो x माइनस ए गुणनखंड है, x माइनस ए गुणनखंड है, इसका मतलब a रखने पर जीरो आएगा, a रखने पर जीरो आएगा, इसका मतलब a मूल है। मूल क्या होता है? वो होता है जो जीरो देता है। मूल वो होता है जो बहुपद को जीरो कर देता है, उसको रखते ही बहुपद जीरो हो जाता है, वो मूल हो जाता है। बात क्लियर हुई? अब बात समझ में आई? काम की बात, ये दो काम की बातें इस प्रमेय के जरिए बातों बातों में निकल गई। ठीक है, सही है ये बात? ठीक है, देखो थोड़ा सा आप बहुपद का मूला के बारे में एक चर्चा जरूर कर जाए, छोटी सी गंभीर चर्चा करनी जरूरी है। ये सबसे खतरनाक चीज है, ये जो मूल है ये बड़े खतरनाक चीज है। आओ बात करते हैं बहुपद के मूल, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चर्चा इनके ऊपर, खास लोगों पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्चा। इनके नामों के बारे में कंफ्यूज मत होना, इनको मूल भी कहते हैं, इनको मूल भी कहते हैं, इनको इंग्लिश में रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, कई लोग इनको शून्यांक भी कहते हैं। कई इसे शून्यांक, रूट, मूल और हल भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, है ना, जीरो भी कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के जीरो। तो इनके कई नाम है, कई पर्यायवाची है, कई पर्यायवाची इनके यूज किए जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये हिंदी के पर्यायवाची, वैसे हम जानते हैं हिंदी में बहुत नाम होते हैं, पानी के भी बहुत सारे नाम है, जल, नीर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना, कम से कम 8-10 नाम मिल जाते हैं। तो पर्यायवाचियों की एक अच्छी खासी लिस्ट होती है, तो ये पर्यायवाची हिंदी में बहुत ज्यादा होते हैं। इंग्लिश वाले में कम से कम एटलीस्ट एक बात अच्छी होती है, वो एक पकड़ के बैठते हैं, बोले एक ही रखेंगे। ज्यादातर आप इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में एक सबसे सुंदर चीज जो देखने को मिलती है वो है फिक्सेशन। रूट मतलब रूट, रूट 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 रूट, तो फिर रूट ही चलाते हैं वो लोग, वो चेंज ही नहीं करते। ये अच्छी चीज भी होती है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है प्राइवेसी से कितना भी, है ना। आप लोगों से कहो, किसी घर पे जाओ, आपको एक गिलास पानी पकड़ा दो, अगर आप उसे कहोगे एक गिलास नीर दे दो, है ना, बात एक ही है लेकिन फर्क है, बात एक नहीं है, बात एक नहीं है। प्राइवेसी होने का मतलब ये नहीं कि बात एक है, प्राइवेसी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मतलब अर्थ एक है, क्योंकि अर्थ में अलग अलग मायने होते हैं, उसमें ताकत होती है ना। जहाँ अब आप शब्द यूज करते हैं, एक तो बोलते हैं नॉर्मल, मान लो जैसे स्लैप है, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, है ना, थप्पड़ स्लैप, और एक होता है थाप। अब दोनों का एक ही अर्थ है, स्लैप मतलब भी थप्पड़ मारना होता है, थाप का मतलब मारवाड़ी में थाप बोला, हिंदी में बोला थप्पड़, है ना, इंग्लिश में बोला स्लैप, हिंदी में थप्पड़, मारवाड़ी में थाप। तीनों को फर्क देखो दे, तीनों प्राइवाची है लेकिन अंतर है, फील आवे तीनों में, तीनों में अलग अलग फील आ रहा है। देखो स्लैप, ज्यादा दर्द हुआ नहीं, फीलिंग कम आई। स्लैप के साथ थप्पड़ बोला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दर्द हुआ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीलिंग आई। और थाप का सागे और जोर को लागो और जोर को लागो। तो ये प्राइवेसी होने का मतलब कतई ये नहीं है कि वो चीजें एक है ना, फीलिंग बदल जाती है। वो इंपॉर्टेंस है कि आप जिस चीज को ज्यादा यूज करते हैं वो उसमें ज्यादा फीलिंग ऐड हो जाती है, जिस चीज को हम ज्यादा यूज करते हैं उसमें ज्यादा फील अटैच हो जाता है। तो प्राइवेसी होने का मतलब ये नहीं कि वो एकदम बराबर है। अब हम मूल 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 ज्यादातर मूल यूज करते हैं, अब शून्यंक, ऑब्वियसली बात है मूल और शून्यंक एक होते होंगे, लेकिन ज्यादा मूल यूज करते हैं तो मूल ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, मूल ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जिस चीज को हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है बजाय दूसरे के। अच्छा, चांटा बोलते हैं, पता नहीं, मारवाड़ी में बहुत गजब है, मारवाड़ी में शानदार है थाप, थाप बड़ो जबरदस्त इफेक्ट पैदा करे, है ना, सुनकर ही अलग है। घर में जब बचपन में छोटा तो पापा मम्मी कहता एक पड़ी ना थाप की, वो फील अलग हो गया, मजो ही अलग हो गया, मतलब स्लैब चाहे कत्ता ही खा लो, वो आनंद को नहीं जो थाप की आवाज में ही है।
आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए अंग्रेजी आ रहा ठीक है, कम से कम एक शब्द तो रखे। बहुपद के मूल, बहुपद के मूल क्या होते हैं? कोई भी बहुपद लो, ये बहुपद है और ये बहुपद समीकरण होगी। बराबर में जीरो ले लिया, बराबर में जीरो ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे बात। हमें एक्स के मान रखने हैं, हमें एक्स के मान रखने हैं, और एक्स के वो मान जिनको रखने पर ये जीरो हो जाए वो मूल कहलाएगा। आपने एक्स बराबर a1 रखा, एक्स के मान रखते जाओ, एक्स का मान a1 रखा, a1 रखने पर मान लो जीरो आ गया, आ गया तो ये मूल है। नहीं आया, चाहे फिर प्लस आए चाहे माइनस आए, मूल नहीं है। मूल वही होगा जिसको रखने पर जीरो आता होगा। फिर अगला ट्राई करो, रखो, जीरो नहीं आया, मतलब ये भी मूल नहीं है। फिर तीसरा ट्राई करो। ये हमारी सदी की मानव सभ्यता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आज भी ओपन है। ये हमारे मानव इतिहास की सबसे पुरानी और शायद अंत काल तक चलने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें कि मूल कैसे निकाले। क्या ये रख रख के निकाले? ये रख रख के निकाले? इस तरीके से अगर रखना शुरू कर दिया तो हजारों पीढ़ियां बीत जाएगी, खत्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम x की जगह क्या रखने वाले हैं, x की जगह कौन से नंबर रख रहे हो? मान लो आप नेचुरल नंबर रख रहे हो, तो नेचुरल नंबर भी अनंत होते हैं। सबसे छोटा सेट है नेचुरल नंबर का हमारे बाकी सेट्स के कंपैरिजन में। अगर मैं ये भी रखता हूं तो मेरी उम्र तो ये रखने रखने में चली जाएगी। एक नहीं आया, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, चार नहीं जीरो आया, पांच नहीं जीरो आया, छह नहीं आया, ये भी अनंत तक है। कब तक रखता जाऊंगा? समझो, तो इस छोटे से सेट भी नहीं पार पड़ रही है, तो उनकी क्या बात करें। जेड इससे बड़ा है, जेड में तो माइनस वाले भी हैं, वो ट्राई कर करके देखो। ये एक एक रख रख के, रख रख के तो कितने रखूंगा मैं? ठीक है, ये जेड। फिर आ जाते हैं बड़े वाले सेट के ऊपर, रियल नंबर पे। रियल नंबर होता है माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में सारे नंबर। सारे नंबर मतलब दशमलव वाले, बट्टे वाले, अंडर रूट वाले, जो भी नंबर है रियल नंबर, वो सारे। अब ये कितने नंबर होते हैं? इतने 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 ज्यादा नंबर होते हैं कि सोच भी नहीं सकता मैं। जिसको मैं सोच भी नहीं सकता उनको रख कैसे सकता हूँ? जिनको मैं सोच भी नहीं सकता उनको मैं रख कैसे सकता हूँ? सोच सकते हैं आप लोग? सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते कि जीरो, चलो ये तो बहुत बड़ा है, मैं जीरो और वन ले लेता हूँ। जीरो और वन के बीच में कितने नंबर है? अगर रियल नंबरों की बात करूं तो जीरो और वन के बीच में कितने रियल नंबर है? इतने रियल नंबर है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितने हैं। क्योंकि मेरी कल्पना ज्यादा से ज्यादा दशमलव के एक स्थान तक, दो स्थान तक, तीन स्थान तक होगी, है ना। अगर आप उसको जीरो से वन को दशमलव के एक स्थान तक देखते हैं, दशमलव के एक स्थान तक देखते हैं, तो इनके बीच में 9 नंबर है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड डैश डैश 0.9, 9 नंबर है। लेकिन अगर आप दशमलव के दो स्थान तक देखते हैं तो ये नंबर 100 है। तो इनके बीच में 100 संख्याएं हैं। और अगर दशमलव के 3 स्थान तक देख रहे हो तो इनके बीच में 999 संख्याएं हैं। और दशमलव के 4 स्थान तक देख रहे हो तो 9999 संख्याएं हैं। दशमलव के 5 स्थान तक देख रहे हो तो इनके बीच में 10,000 संख्याएं हैं। मतलब 9,999 तो होगी, 99,999। तो थोड़ा बुड्ढो लगे, पूरा पूरा बोल तो जो ना, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब। उसके बाद में वो आपकी श्रद्धा है, कितने दशमलव तक आपकी हिम्मत है झेल पाने की। उतने नंबर तो कम से कम है ही। अगर दशमलव के मैं दे दशमलव के 4 स्थान का मतलब नहीं दशमलव के 4 स्थान तक ही नंबर होते हैं। मेरी क्षमता, है ना, मेरी क्षमता खत्म होगी, दशमलव के 4 स्थान तक ही झेल पाना मेरे लिए संभव है। इतनी बात कर सकता हूं मैं। तो मेरे लिए भी कम से कम 10,000 नंबर है, जबकि और नंबर तो है ही, वो तो काउंट कर ही नहीं रहे। सोचो कितने नंबर होंगे, सोचो कितने नंबर होंगे। 4 दशमलव वाले, 5 दशमलव वाले, 6 दशमलव वाले, 7 दशमलव वाले, 8 दशमलव वाले, 9 दशमलव वाले। हाँ, हाँ, हाँ। कल्पना करी कितने नंबर है। और अत्ता समय, ये अत्ता समय, वो तो ओड बड्डो पड़े है, वो तो कटोरी है। समुद्र तो यो रहे हो, तो कटोरी कौन ना आवड़ रही है? आपने तो कटोरी कौन पकड़ मारी, समुद्र की तो क्या बात करें। तो समझो इतना सारा रखा जा सके, रख रख कर यूनिवर्स
अनंत बार बढ़कर अनंत बार खत्म हो जाए तो अपना नंबर पूरा को नहीं हुए। तो ये है सबसे बड़ी दिक्कत कि मूल निकाले कैसे। अब ये मूल निकाले कैसे, रख रख के निकालने वाला सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है। सुनने में अच्छा है कि मूल वो होता है जिसको रखने पर जीरो आता है, वो मूल है। नहीं आता है, नहीं है। कितना सॉफ्ट लगा, है ना, कितना अच्छा लगा। मूल कौन है, परिभाषा देखो कितनी प्यारी है। यहाँ लगे जहाँ कुछ है ही को नहीं, सिर्फ मूल वो होता है जिसको आप रखेंगे, जीरो आ जाएगा मतलब मूल है, नहीं आएगा मतलब नहीं है। लगा आसान, लेकिन करके देखो एक बार, पता चले। तो वही कहानी है कि सुनने में अच्छा है, करने में नामुमकिन है। फिर क्या करें, फिर आते हैं आगे, आगे आते हैं और बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको पहले सारे बहुपदों को तो कवर किया ही नहीं जा सकता, एक एक करके बहुपदों को कवर करते हैं। पहले एक घातीय बहुपद लेते हैं, एक घातीय मतलब एक घात वाले, जिन्हें लीनियर भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद यानी जिनमें x की बड़ी से बड़ी पावर एक होती है। ये रहा एक घात का बहुपद। इसको तो आराम से आप निपटा ही डालोगे, इसको तो निकाल ले और देख के ही बता सकते हो कि x का मान क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए होगा। x का मान क्या होगा, माइनस बी बटा ए, रखो जीरो आ जाएगा, हो गया। तो इसको तो सॉल्व करने की दिक्कत ही नहीं है, इसके लिए किसी मेथड की भी जरूरत नहीं है, ये तो हम देख के उत्तर बता सकते हैं कि क्या आएगा, बात खत्म इसकी। फिर दूसरा आता है द्विघातीय, जिसको द्विघात समीकरण कहा जाता है, द्विघातीय बहुपद, या जिसे हम पढ़ रहे हैं वो है द्विघात समीकरण। समीकरण क्यों कहा गया, बता चुका कि बराबर में जीरो है, इसलिए बहुपद समीकरण बन जाता है, बहुपद समीकरण कहते हैं उसको। ये द्विघात समीकरण हो गई, ये होगा। और इसको हल करने के लिए हम श्रीधराचार्य का यूज करते ही हैं, श्रीधराचार्य यूज करते ही हैं। फिर आ जाता है त्रिघातीय, तीन घात वाला। इसको हल करने के लिए हम कार्डन विधि का यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास विधि होती है जिसको कहते हैं कार्डन विधि, ग्रेलिमो कार्डेनो मेथड। फिर आ जाती है चतुर्घात, चार घात वाले, चतुर्घातीय बहुपद, चार घात वाले बहुपद, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस ई बराबर जीरो, ये हो गया पांच घात। इसके लिए होता है फेरारी विधि, चार घात के लिए फेरारी विधि, ठीक है, चार घात तक फेरारी विधि। ये जो तीन घात चार घात है ये हमारे कॉलेज में आते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं समीकरण सिद्धांत, तब ये चीजें हम दोबारा से वहां पे पढ़ते हैं, तीन घात और चार घात को। दो घात को हम 12th में पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण 12th में आता है, और ये त्रिघात चतुर्घात हमारे कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक विधि होती है, पांच घात फिर सोल्व नहीं हो सकता। पांच घात फिर अच्छी बात है, फिर आबेल की एक थ्योरम आती है जिसको कहते हैं आबेल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, आबेल की असंभव प्रमेय। आबेल जो है हेनरी आबेल, है ना, नॉर्वे के गणितज्ञ थे, कमाल के गणितज्ञ थे, उनके नाम पे एक थ्योरम आती है जिसको कहते हैं आबेल की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। आबेल ने कहा कि जिस तरीके से आपने दो घात तीन घात चार घात को सॉल्व किया है फॉर्मूला बना के, उस तरीके से आप आगे के बहुपदों को सॉल्व नहीं कर सकते। पांच पावर छह सात आठ, पांच या पांच से ज्यादा पावर के किसी भी बहुपद को आगे फॉर्मूला बनाया नहीं जा सकता, फॉर्मूला बना के सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है ये कारवां यहीं रुक गया यार, बढ़िया करो, बहुत ही बढ़िया करो, नहीं आपने जान छुटानी मुश्किल हो जाती है। अभी अभी हमारी जान छुटानी मुश्किल हो जाती है। आबेल को भल्लो है, राम भल्लो करे अभी को, है ना, जीतो रहे, खूब लंबी उम्र हुए, वह तो जा चुके हो, लेकिन भगवान भी ने स्वर्ग देवे। यहाँ पे ही खत्म हो गई, आबेल की थ्योरम आई और थ्योरम ने बंद कर दिया कि भाई अब ये प्रोसेस बस चार पावर तक ही चल सकता है, चार पावर के बाद पांच पावर या पांच से बड़ी पावर के लिए फिर फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता। फिर उनको फॉर्मूला बना के जिस तरीके से इनको सॉल्व किया उस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता। वरना सोचो चार घात के लिए कार्डन फेरारी, फिर फेरारी आ जातो, फिर फोर्ड विधि आ जाती, कोई फोर्ड आ जातो, कोई टेस्ला आ जातो, कोई और आ जातो, बढ़िया करो, चार पर ही काम खत्म, चार से ऊपर आगे काम कौन करे। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। नहीं होता, बस चार पे खत्म, एन आन का कुछ नहीं होता, चार के बाद में खत्म, चार के बाद में कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, होगा नहीं, हो ही नहीं सकता, बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, असंभव, कंप्लीट। इसीलिए तो कहा आबेल की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। अच्छा, अब दिक्कत मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो मैं बीच में बताना भूल गया, कि
सिर्फ रियल नंबरों में थोड़ी उत्तर होते हैं बहुपद, बहुपद के मूल तो काल्पनिक भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबरों में भी होते हैं। ये भगवान, रियल नंबर ही नहीं पार पड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबरों में भी होते हैं, क्योंकि एक्स का आंसर कॉम्प्लेक्स में भी आता है, कई बार आइटा में भी आता है, यानी इनके आंसर कॉम्प्लेक्स नंबरों में होते हैं, सी में, सेट ऑफ सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। इसमें तो रियल नंबर से भी ज्यादा होते हैं। इसमें ए और बी रखते जाओ, सारे रियल नंबर रखते जाओ, मतलब ए की जगह रियल नंबर, बी की जगह रियल नंबर, तो सोचो रियल नंबर से भी रियल नंबर, रियल नंबरों से बनाओ इसको, तो जो सेट बनेगा वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, उसमें से भी उत्तर आते हैं। तो इतने उत्तर रख पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या किया, जहां तक होता है वहां तक फॉर्मूले बना लिए। यहाँ तक द्विघातीय समीकरण के लिए हमारा जो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, या फॉरेन में इसको देकार्ते फॉर्मूला बोलते हैं, देशकार्ते रूल बोलते हैं, वो मैंने बता दिया कि वो आपको पढ़ा दिया मैंने हिस्ट्री में कि कहाँ किंतु परंतु कहाँ है। वो जो किंतु परंतु है ऐतिहासिक, वो कहाँ है, भारत है तो भारत अपने अध्यापकों को या अपने गुरुजनों को क्रेडिट देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई देश अपने क्रेडिट देता ही है और देना भी चाहिए, ये गलत भी नहीं है। तो भारत इसे श्रीधराचार्य विधि कहता है, फॉरेन इसे श्रीधराचार्य विधि नहीं कहते, वो उसको देशकार्ते, या मैंने पहले बता दिया फाइनल क्रेडिट देकार्ते को जाता है, तो उसको देकार्ते रूल बोलते हैं, और हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, सूत्र तो सूत्र ही है, सूत्र में थोड़ी कोई भेद है, वो तो वही है, कोई बात नहीं, हम इंडियन है, श्रीधराचार्य बोल देंगे, वो देकार्ते बोलते रहे, सूत्र तो एक है। तो ये हो गया, इसके लिए कार्डन हो जाता है, इसके लिए फेरारी हो जाता है। फिलहाल हम सिर्फ इतना पढ़ने वाले, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ बात समझ आ गई। आओ वापस से चलते हैं। तो ये थी कहानी मूलों वाली। द्विघात समीकरण हमारे सीनियर तक सिर्फ द्विघात है, और त्रिघात चतुर्घात फिर कॉलेज के लिए, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होती है, ऐसी समीकरण, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पावर 2 हो, अधिकतम पावर 2 हो, और समीकरण भी हो, मतलब बराबर में 0 भी हो। क्योंकि क्या कह रहे हैं, द्विघात समीकरण यानी एक द्विघात का बहुपद जो समीकरण भी है ना, पूरा तो यही हुआ, एक द्विघात का बहुपद जो समीकरण भी है, तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ज्यादा से ज्यादा बड़ी पावर, क्योंकि आप किसी भी बहुपद को उसकी पावर से जानते हैं, बड़ी वाली पावर से जानते हैं, तो बड़ी वाली पावर इसमें कितनी है, 2 है, लेकिन ये 2 अमर रहे, अमर रहने के लिए एक का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एक शर्त साथ में और लगा दो कि ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, और बी और सी 0 हो तो 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया, अगर ए 0 हो गया तो फिर तो ये द्विघात रहेगा ही नहीं, फिर तो ये एक घातीय बन जाएगा। तो द्विघात द्विघात सदियों तक रहे, इसके लिए जरूरी है कि ए 0 ना हो। बात समझ गए, ए 0 क्यों ना हो, इसलिए कभी भी द्विघात समीकरण में जो एक्स स्क्वायर होता है उसका गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका गुणांक 0 हो गया तो फिर द्विघात द्विघात ही नहीं रहेगा, फिर तो एक घात ही हो जाएगा, या एक घात से कम का चला जाएगा। हाँ, बी और सी 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो, कोई दिक्कत नहीं, बी और सी के 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुशी खुशी 0, बी और सी खुशी खुशी 0 हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 मत हो तो भी ठीक है, 0 हो तो भी ठीक है, क्योंकि अगर बी और सी 0 हो भी जाते हैं तब भी आपके समीकरण द्विघात तो रहेगी रहेगी। क्या अभी द्विघाती नहीं है, बोला हाँ अभी भी द्विघाती है। हाँ, राजा नहीं मरना चाहिए, जैसे आप देखते हैं चेस में, देखते हैं चेस में प्यादे मर जाएं, घोड़े मर जाएं, घोड़े सब ये सारे मर जाएं, राजा नहीं मरना चाहिए, क्योंकि राजा मर गया गेम खत्म, क्योंकि मैन राजा ही तो, राजा के लिए बचाने के लिए तो गेम खेलते हैं आप, चेस का पूरा गेम ही राजा का है, तो राजा बचेगा तो गेम बचा रहेगा, तो वही है, ए अगर मर गया तो सब खत्म हो जाएगा, फिर द्विघात ही नहीं रहेगा, और द्विघात नहीं रहेगा तो फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो सब बकवास, क्योंकि हम तो जो पढ़ा है वो द्विघात पे पढ़ा है, द्विघात है ही नहीं, तो फिर काम कैसे करेगा। इसलिए बी जाए सी जाए, मत तो 0, देखो जरूरी नहीं कि 0 दिखाने के 0 होने पड़ती ना, मर्जी है, 0 हो तो भी कोई बात को नहीं, 0 ना हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आ गई है, ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, 2 बात क्लियर है, ये बात, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, ये होगी बात। अब बात करते हैं मूलों की, अब ध्यान से सुनिएगा, मूलों की बात सुनो। मूल क्या होते हैं, जिसे रखने पर समीकरण 0 हो जाए वो मूल कहलाएगा, जिसे रखने पर 0 नहीं होगा
वो मूल नहीं है। अगर x बराबर अल्फा मूल है, x बराबर अल्फा एक मूल है, तो इसका मतलब है x की जगह अल्फा रखने पर 0 आ जाएगा। अगर मूल होगा तो जैसे ही मैं रखूंगा 0 आ जाएगा। अगर अल्फा मूल है तो रखते ही 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मूल नहीं है तो मान लो x बराबर बीटा मूल नहीं है तो 0 नहीं आएगा। बस, फिर चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए 0 नहीं आएगा। कुछ भी आए 0 नहीं आएगा। फिर चाहे कुछ भी आए 0 नहीं आएगा। फिर चाहे कुछ भी आए 0 नहीं आएगा। +5 आए, -5 आए, +8 आए, -8 आए, 7 आए, 3 आए, 2/3 आए, 5/7 आए, कुछ भी आए बस 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 तो मूलों पे ही आता है। यही तो खास बात है, 0 वही लाते हैं तभी तो मूल है। हर कोई 0 लाने लग गया तो सब मूल हो जाएंगे, तो इसलिए मूल ही 0 लाएंगे। 0 आ रहा है मतलब मूल है मतलब 0 है, वो 0 लाएगा। मूलों में तो खास बात है ना, तभी तो मूलों की पूजा हो रही है, वरना मूल मूल कौन पूछता है। ये 0 करते हैं इसलिए मूल है। क्लियर है, इनको मूल कहते हैं। ठीक है, ये पता चल जाएगा। अब एक हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, एक मूलभूत प्रमेय है, मूलभूत प्रमेय अलजेब्रा की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑन अलजेब्रा, बीज गणित की मूलभूत प्रमेय। इस थ्योरम को फाइनली, ये थ्योरम वो थी, किसी बहुपद के मूल कितने होते हैं, किसी बहुपद के कितने मूल हो सकते हैं, इस बात की प्रमेय थी। लोगों को शुरुआत से ही पता था कि बहुपद एक पावर का है तो एक मूल होगा, दो पावर का है तो दो होंगे, तीन है तो तीन होंगे, चार है तो चार होंगे। लेकिन कोई भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक घात के बहुपद को आप सोल्व करते हैं एक मूल आ जाता है, दो घात के बहुपद को सोल्व करते हैं दो मूल आ जाते हैं, तीन घात को सोल्व करते हैं तीन आ जाते हैं। तो लोगों को आइडिया तो हो गया था कि भाई एक पे एक आ रहा है, दो पे दो आते हैं, तीन पे तीन आते हैं, तो निश्चित तौर पे एन आएंगे। लेकिन इस बात को कोई भी प्रूफ नहीं कर पा रहा था कि हाँ भाई ये प्रूफ होते हैं। तो सबसे पहली बार आइलर ने ट्राई किया, आइलर ने भी प्रूफ दिया इसका। लेकिन आइलर का प्रूफ जो था, लिनॉर्ड आइलर, है ना, नाम तो जानते ही हो, नाम तो सुना ही होगा। तो लिनॉर्ड आइलर जो थे वो बड़े फेमस थे और उन्होंने इसको प्रूफ भी किया था, लेकिन उनका प्रूफ जो है उस समय तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। बोला ये यार, ये जो चीजें तुमने इस्तेमाल की ना, ये हमें डाउटफुल लग रही है, यहाँ पे हमें शंका है। तो शंका है तो आइलर वाला चला, फिर धीरे धीरे फाइनली जो अंततः जिसको एक्सेप्ट किया गया वो था गॉस का, कार्ल फेडरिच गॉस। जिनको हम गॉस के नाम से जानते हैं। नाम याद कर लेना इस बंदे का। कार्ल फेडरिच गॉस, उसने अपने जीवन में लास्ट में फाइनल प्रूफ दिया। और उन्होंने क्या प्रूफ किया, वो ये था कि कोई बहुपद जितनी घात का है उसके उतने मूल होते हैं, एग्जैक्ट उतने ही होते हैं, एग्जैक्ट। अगर कोई दो घात का बहुपद है उसके दो मूल होंगे, तीन घात के बहुपद के तीन, चार घात के बहुपद के चार, पांच घात के बहुपद के पांच, छह घात के बहुपद के छह, जितना घात का बहुपद उतने मूल। यानी कोई बहुपद, मान लीजिए पी एक्स एक बहुपद है और वो एन घात का है, एन नीचे लिख रहा हूं, एन का मतलब एन घात का बहुपद है, यानी उसमें बड़ी से बड़ी पावर एन है। तो अगर एन घात का बहुपद है तो उसके एन मूल होंगे। हाँ, लेकिन एक बात, एन मूल मतलब ये नहीं कि रियल मूल होंगे, रियल मूल होंगे जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, आइटा में भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं। कुल टोटल मूलों की बात हो रही है, ना कि ये बात हो रही है कि ये वाले नहीं होंगे वो वाले नहीं होंगे। जातियों में नहीं बांट रहा है ना, जातियों में नहीं बांट रहा है। ये तो कह रहा है कि टोटल मूल एन आएंगे, जब आप निकालोगे और उनको गिनोगे तो गिन लेना, गिनती में पूरे एन होंगे, गिनती में पूरे एन होंगे, गिन लेना पूरे एन आएंगे। ठीक है ना। तो ये थी फंडामेंटल थ्योरम या मूलभूत प्रमेय बीजगणित की, जो इस दावा करती है। फिर जैसे कहा कि इसके मूल अगर निकालने हैं तो हम दो तरीके यूज करते हैं। एक होता है हमारा खुद का तरीका जो बचपन में हमें पढ़ाया जाता है, जो छोटी ट्रिक होती है गुणनखंड, गुणनखंड विधि, है ना, 8वीं 9वीं में हमें पढ़ाया जाता है ये वाला तरीका।
गुणनखंड विधि कि भाई आगे पीछे वाले के 2 टुकड़े कर लो, और है ना, 2 टुकड़े कर लो और ये कर लो, ये होता है। ठीक है। और दूसरा हमारा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य विधि, जब बच्चा 9वीं या 10वीं में जब फॉर्मूले को पहली बार पढ़ता है तो अपने जीवन में पहली बार वो इतना बड़ा फॉर्मूला देखता है। और है ना, मैं जब सबसे पहली बार मैंने जब फॉर्मूला देखा था तो क्योंकि उस समय के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। जब आप 10th क्लास में होते हैं उस समय के लिए, उस दौरान, उस मतलब जिस एज में आप हैं उस एज के लिए आपके लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को देखकर बच्चा सरप्राइज होता है, इतना बड़ा फॉर्मूला, इतना इनमें मान रखना है, इन्हें सॉल्व करना है। और जो उसको सॉल्व करता था उसको लगता था बाहुबली, बाहुबली। जब इसका उत्तर मान रख के, है ना, जो भी 10th में होता था वो उसमें मान रख देता था, मान रख देता था, खाली मान रख के सॉल्व करके उत्तर निकाल देता था, तो उसे फीलिंग आती थी बाहुबली, मैं ही हूं बाहुबली। हेलो, हेलो, अच्छा ये है ना। तो वो वितर पहला ये अनुभव होता था कि बड़ा मान रख के पहले निकाल रहे हैं, खुश होते थे। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक तो हम लोग समझ ही चुके हैं। अब हमारे समीकरण भी बिगड़ गए हैं, अब तो शक्लें बिगड़ गई है, गंदी गंदी शक्ल वाले सवाल आने लग जाते हैं। तो आ जाओ द्विघात समीकरण के मूलों से मिलवा देता हूँ आपको। द्विघात समीकरण के मूल तो जैसा फंडामेंटल थ्योरम ने कहा है, जो कहा है वो तो पत्थर की लकीर बन गया, जो कहा वो तो पत्थर की लकीर बन ही गया। अब कोई भी द्विघात समीकरण लोगे तो उसके 2 मूल होंगे, उसके 2 मूल होंगे। याद रखिए 2 मूल होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग होंगे, हो सकता है अलग अलग हो सकता है सेम हो होंगे, जैसे जुड़वा, जुड़वा हो सके दोनों अलग अलग हुए, हो सके जुड़वा हो। 2 होंगे, गिनोगे तब 2 होंगे, 1 2, है ना। तो ऐसा मत सोच लेना कि मूल 2 है इसका मतलब 2 अलग अलग 2 है। अगर मुझे बोलना होगा तो मैं बोल दूंगा अलग अलग 2, है ना। जोर को नहीं आवा मैंने, मैं बोल देशूँ 2 अलग अलग 2। अगर मैं 2 बोल रहा हूँ इसका मतलब सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सवाल पे। अल्फा और बीटा फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार 2 मूल होंगे, 2 मूल होंगे। मूल रिवास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। शुरुआत में नहीं कह सकते, जब तक समीकरण का अध्ययन नहीं हो जाता तब तक हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है दोनों काल्पनिक हो सकता है वास्तविक हो। वो डिपेंड करता है आगे की स्थिति पे। ठीक है ना, तो 2 मूल हो गए, क्लियर है बात। आ जाओ एक सवाल करते हैं फिर उस पर बात पे आते हैं। एक सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा शक्ल बदल के अच्छा सा लेते हैं एक। अच्छा पहले ये नहीं लेते, थोड़ा सा ये लेते हैं, हम ठीक सा लेते हैं जिससे दिल खुश हो जाए, ऐसा लेते हैं चलो।
सारे आ जाएंगे भी, मोड वाले, बिना मोड वाले, अंडर रूट वाले, सारे कवर कर लेंगे हम, चिंता ना करो। द्विघात समीकरण की भांति भांति की शक्लें आएंगी। ये 10th वाली थोड़ी है कि हम ऐसे मूल निकालेंगे, ये तो शुरुआत के सवाल पढ़ रहे हैं, अभी तो आएंगी इनकी शक्लें, खूबसूरत आएंगे सवाल, अभी तो ये शुरुआत हो रही है। ये रहा, इसके 27x² माइनस 10x+1 के मूल निकालिए। अब मूल होता है गुणनखंड करके निकाल लो, लेकिन गुणनखंड यहाँ पे दिख नहीं रहे, क्योंकि आगे पीछे की गुणा करो जो कि 27 आ रही है, और बीच वाले के टुकड़े करो कि 27 आ जाए, गुणा करने पर जोड़ करने पर 10 आ जाए, तो ऐसा टुकड़े तो साधारण तो नहीं दिखते, साधारणता तो नहीं दिखते कि 27 और 1 को गुणा करूं तो 27 तो आ जाएगा, लेकिन 10 को कैसे तोड़ूं कि 27 आ जाए, तो वो तो कुछ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, तो श्रीधराचार्य के पास चलो, श्रीधराचार्य लगाने पर, है ना, श्रीधराचार्य लगाने पर 4 a का मान 27, सात चौक 28, 2 10 108, 10 प्लस माइनस 8 का हो गया 4 गुणा 2, 4 का 2 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, माइनस का आयटा बन गया, अंडर रूट -1 का आयटा बन गया, 2 कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से कट कर दो, और अलग अलग करने पर 5/27 अंडर रूट 2/27 प्लस माइनस आयटा, ये आपके दो आंसर आ गए, बी आपका आंसर आ गया। सही है, ठीक लगा, है ना। अब नॉर्मली ये रहता है कि कई बार आप मूल को एक फायदा भी उठा लेते हैं, आपको पता है मूल है तो संतुष्ट करेगा, जो नहीं संतुष्ट करेगा वो मूल नहीं होगा, लेकिन ये तो मूल बहुत बड़ा है, रखने लायक हो नहीं, है ना, और मूल रखने लायक हो नहीं, छोटा होता तो रख के पता कर लेते कि इनमें से कौन आंसर है, भाई मूल है मतलब समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो मूलों को रख के शॉर्ट विधि, लघु विधि के तौर पे आप चेक कर सकते हैं, मूलों को रख के देख लो, जो 0 देगा वो मूल होगा, जो नहीं देगा वो नहीं होगा, तो वैसे चेक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रखने वाला काम तो नहीं बैठेगा, अत्ता बड़ा बड़ा ने कट्ठा रखा, है ना, टाबर हुआ जने गोदी लेटा ठीक लगा, बड़ा हुआ गोदी थोड़ी लीजिए, बड़ा यहाँ बच्चा थोड़ी गोदी लीजिए, हमारा बच्चा है छोटा छोटा है, बना बार तो गोदी ले लूँ, अब थोड़ा बड़ा हो जैसी, फिर बेमन गोदी ले सके, मैं कौन ले सकूं, तो वही है कि अब इतने बड़े बड़े मानों को कौन रखेगा, इसे अच्छा निकाल ही लो वो ज्यादा ठीक है ना, लेकिन कई सवालों में करेंगे हम, कई सवालों में हम रखेंगे, जब छोटे छोटे आएंगे गोदी लेने लायक होगा तब जरूर ले आऊंगा, हाँ तो बड्डा है। आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं, एक और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, अब इसे ध्यान से देखो, द्विघात समीकरण ही है लेकिन शक्ल बदल के आया है, शक्ल बदल के आया है, ध्यान से देखो, दिख रहा है आप लोगों को, द्विघात समीकरण ही है, द्विघात ही है लेकिन बदला हुआ द्विघात है, बिगड़ा हुआ द्विघात है, कैसे, गौर करो, यहां पे ध्यान दो, अगर मैं 3x-1 बटा 2x+3 का 4 पावर है तो स्क्वायर की पावर 2 कर दूं, -5 3x-1 बटा 2x+3 4 बराबर 0,
ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको नया नाम देने वाला हूँ। इसका नाम मैंने रख लिया y, तो ये भी y हो गया। सेम है ना, सेम टू सेम है, तो इसका नाम मैंने y रख लिया। तो मेरा सवाल बन गया y² माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। देखो है ना द्विघात, तो द्विघात है तो द्विघात के सवाल आएंगे, फिर शक्लें बदल के आएंगे, है ना, थोड़े बहुत बदल के आएंगे। अगर द्विघात का सवाल, फिर द्विघात टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आने तो सवाल द्विघात के ही है। अब ढूंढो उसमें द्विघात कहाँ है, तो उसमें किया, ये हो गया। अब गुणनखंड कर लो, गुणनखंड हो जाएंगे 4 और 1। y बराबर 1 और y बराबर 4। y का मान 1 आ गया, y का मान 4 आ गया। अब ले आओ वापस, वापस पुनः स्थापन, y बराबर 1, y बराबर 4, पुनः स्थापित कर दूं। y की जगह क्या था, वो रहा 3x माइनस 1 बटा 2x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 1। इसको इधर भेज दोगे, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तीन एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 1। एक बार प्लस 1 लो और एक बार माइनस 1 लो। वज्र गुणा करने पर 3x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 3, x बराबर 4। तीन एक्स माइनस 1 बराबर माइनस 2x माइनस 3, 5x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस का 2/5, माइनस का 2/5 आया। ठीक है, तो माइनस का 2/5 एक में ही है, एक में नहीं है, 2 में है, यहाँ पे भी बैठा है। फिर अब यहाँ पे आओ, 3x माइनस 1, पूरा सवाल सॉल्व करवा लिया इसने। चार बराबर प्लस माइनस 2, माइनस का 2। माइनस का 5/7, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। खोलते जाओ खोलते जाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें कोई जुगाड़ हो सकता था?
क्या कोई और था मैन तरीके से ना जाए, और बिना मैन तरीके से जाए अगर इसको सॉल्व करते तो क्या हो सकता था, मतलब जुगाड़ करते तो क्या हो सकता था, इसका जुगाड़ क्या हो सकता है? बोला जुगाड़ तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम बाय ऑप्शन भी जाते तो ये इससे लंबा होता। अगर हम बाय ऑप्शन जाते, लेकिन बाय ऑप्शन जाते तो शायद बच जाते, है ना, कि बाय ऑप्शन जाते और अगर हमने ए ट्राई किया होता, अगर ए ही ट्राई किया होता, क्योंकि जरूर थोड़ी है बाय ऑप्शन में आपको थोड़ी पता होता है, आप तो डी से ट्राई कर सकते थे, डी से शुरू कर सकते थे, आप सोचते कि ये तो नहीं होगा, कम से कम डी होगा, आप डी से ट्राई करते तो डी में ये पहला संतुष्ट कर जाता, फिर दूसरा चेक करते ये गलत हो जाता, फिर डी गलत हो जाता, फिर आप सोचते कि -2/5 संतुष्ट हो गया, इसका मतलब बी भी हो सकता है, फिर बी ट्राई करते, बी गलत हो जाता क्योंकि 7/5 काम नहीं करता, ये गलत हो जाता, फिर इस पे आते, ये दो गलत हो जाते तो ऑब्वियसली बात है ये सही हो जाता। तो शायद कुछ 10-15 सेकंड मेरे ख्याल से फर्क पड़ जाता है ना, 10-15 सेकंड, लेकिन उतना ही कोई कैलकुलेशन गलत कर दी, लघुत्तम लघुत्तम लेने में गलती कर दी तो सारा का सारा काम खराब हो गया। तो कुल मिला के यही ठीक है ना, ये वाला ज़्यादा ठीक है। सही है गलत है? अभी और कोई तरीके से जाते और किसी और जुगाड़ से जाते तो शायद लंबा ही पड़ता, या कोई कैलकुलेशन, क्योंकि फिर मान रखते, मान रखने में एक भी घटना जोड़ने की गलती कर दी, एक भी कम ज़्यादा जोड़ दिया घटा दिया, इतने में हो गया काम बराबर, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप सोचो, कमाल देखो, ये तकदीर का खेल है सारा। कई बार तकदीर है कि मान लो आप बाय ऑप्शन जाते और आप ए से ही जाते, सोचो अगर बाय ऑप्शन जाते और आप ए से ही जाते, उस समय क्या पता आपके पास कोई सद्बुद्धि आ जाती, और उस सद्बुद्धि में ये होता कि आप ट्राई करते और ए से ट्राई करते और ए ही तो सही है, तो पहली बार में आपका काम हो जाता। लेकिन बटे सद्बुद्धि को नहीं आवे, उल्टी बुद्धि आवे, बट यहाँ करता कि वो है तो आप डी से ट्राई करता है या सी से ट्राई करता, आदत यहाँ की है ना कि आप सोचा कि ए थोड़ी आंसर हो सी, और आज ए है, आपा ए ट्राई करता तो उत्तर डी निकलतो। कई बार दिमाग निशा खराब हुआ है, तकदीर इतना खराब हुआ, आपा आपा ए ट्राई करता, कई बार है ना, कहीं का तकदीर बड़ा मजबूत तकदीर हुआ है, कई जो है यहाँ से शुरू करते उत्तर मिलता डी, और वो डी से जब ट्राई करते हैं उत्तर मिलता है ए, वो भी तो तकदीर वाला भी तो मामला रहता है ना। सही है, वही है, कई का तकदीर, कई पेपर में, और तकदीर नहीं, कई बार पेपर वाला दिन आपका होता है, कई बार पेपर वाला जो दिन होता है ना वो आपका होता है, आप पेपर में जाते हैं, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा होता है, सब कुछ आपके फेवर में होता है, आप ए ट्राई करते हो, ए उत्तर, आपने चार में चार ऑप्शन में से ट्राई किया ए, और ए उत्तर निकल गया। क्या होता है ना, कई बार दिन चढ़ा हुआ होता है, मतलब बुलंदियों पे होता है उसका दिन, जिस दिन वो बुलंदियों पे होता है ना उस दिन तो मतलब कुछ भी कर लो बंदा, उस दिन तो वो सिलेक्शन लेके ही रहेगा, क्योंकि वो तो जहां हाथ डाल रहा है वहीं आंसर आ रहा है। होता है ना, कई बार दिन देखा आप लोगों ने भी अपने, देखिए कभी गौर करिए तो ऐसे दिन आते हैं खास, जिस दिन एकदम परवान चढ़ा हुआ होता है तकदीर, भाई उस दिन तो, उस दिन आरपीएससी करवा लो, आज ही करवा लो आरपीएससी, आज दिन एकदम ठीक है, आज आरपीएससी करवा लो। और कई दिन ईशा माड़ा, अत्ता खराब का, जिको भी कोई जिका भी ऑप्शन से चालू करा वो ही गलत। चलो आगे बढ़ते हैं। डराऊं को नहीं, मैं तो बताऊं खाली, तकदीर की बात है भाई, कोई हो सकता है, भगवान करे वो दिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाए वो दिन आपका फेवर का हो। नहीं, वो दो क्लासेस आपकी नहीं है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो वर्क टू वालों की है, वर्क टू का टॉपिक चल रहा है, वो थोड़े से 2-3 टॉपिक उनके बचे हैं तो उनकी क्लास चल रही है, तो वो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपकी दो क्लासेस है, अभी फिलहाल दो ही है, और ये क्लास खत्म होते ही आप फ्री हैं, मजे करिए। आज मूलों पे बात करते हैं। मूल कैसे हैं, ये कैसे पता चलेगा? क्या मूल निकालने के लिए हमें मूल निकालने ही होंगे, पूरे ही निकालने होंगे, या पूरे मूल निकालने से पहले ही पता लग सकता है कि मूलों की आगे स्थिति क्या होने वाली है, मूल कैसे आने वाले हैं? मूलों की प्रकृति का ब्यौरा, प्रकृति की जांच करना, मूलों की प्रकृति का अध्ययन, तो जवाब है हाँ, किया जा सकता है। इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac का मान निकालना है, इसका मान ही बताएगा कि आपके मूल कैसे हैं। ऑब्वियसली बात है, हमारा जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में ये चीज अंडर रूट के अंदर होती है, तो अगर ये चीज माइनस की आई तो मूल भी काल्पनिक आ जाएंगे। अगर b² - 4ac यही तो अंडर रूट के अंदर है, अगर ये माइनस का आ गया
बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये माइनस का आ गया तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया मतलब आइटा आ जाएगा, और माइनस नहीं आता है तो इसका मतलब उत्तर तो आएगा चाहे फिर कुछ भी आए। तो वास्तविक मूल होंगे जब ये या तो 0 हो जाए और चाहे 0 से बड़ा हो जाए, प्लस का हो जाए। 0 हो तो भी ठीक, प्लस का हो तो भी ठीक। ठीक है, काल्पनिक मूल अगर ये माइनस का हो गया, इसे हिंदी में बहुत अच्छा नाम है इसका, विवेचक। विवेचक, विवेचक होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है, जो अंतर पैदा करता है। विवेचक है ना, बहुत सुंदर नाम है, आपने केमिस्ट्री में भी नाम सुनते हैं विवेचक। विवेचक, इंग्लिश वाला भी देखो डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर जो डिस्क्रिमिनेट करता है कि भाई वास्तविक है, काल्पनिक है, ये वाले हैं, वो वाले हैं, वो वाले हैं, नहीं ये वाले हैं, कौन से वाले हैं ये बताता है। तो ये हो गया, माइनस का आ गया मतलब आइटा आ जाएगा, आइटा आ जाएगा मतलब काल्पनिक हो गए। 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ गया मतलब वास्तविक आ गया। अब वास्तविक में भी दो चीजें हो सकते हैं, वास्तविक में भी दो चीजें हो सकती है कि वास्तविक में भी बराबर है या अलग अलग है। वास्तविक तो है, लेकिन वास्तविक में भी क्या है, असमान है या समान है। समान है या असमान है, तो समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, क्योंकि इसके 0 आते ही ये प्लस माइनस का चिन्ह बेकार हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का चिन्ह बेकार होते ही, प्लस माइनस का चिन्ह बेकार होते ही एक ही मूल आएगा, वही दो बार आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया मतलब प्लस माइनस बेकार, क्योंकि 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो प्लस 2 माइनस 2 में अंतर होता है। 0 प्लस का 0 और माइनस का 0, 0 तो 0 ही होता है, ना उसके जोड़ने का फर्क पड़ता है ना घटाने का फर्क पड़ता है। तो अगर ये 0 हो गया तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, और प्लस माइनस खत्म हो गया इसका मतलब एक ही मूल आएगा, मूल एक आएगा, वही मूल दो बार आएगा, उसी को दो बार काउंट करेंगे। तो समान मूल। 0 नहीं आया मतलब 0 से बड़ा आया, माइनस का आते तो काल्पनिक हो जाएगा। तो असमान होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और है कि मूल परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। परिमेय अपरिमेय मतलब अंडर रूट वाले होंगे बिना अंडर रूट वाले होंगे, अंडर रूट वाले बिना अंडर रूट वाले। देखो ये चीज अगर अंडर रूट से बाहर आ गई, ये चीज अगर अंडर रूट से बाहर आ गई तो परिमेय, और ये चीज अगर अंडर रूट के अंदर रह गई तो अंडर रूट भी रह गया, और अंडर रूट रह गया तो अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय, और परिमेय यानी रैशनल, इरेशनल, रैशनल और इरेशनल। मूल परिमेय है या नहीं है, मतलब मूलों में अंडर रूट आएंगे या नहीं आएंगे। परिमेय मतलब अंडर रूट नहीं आएंगे, अपरिमेय इरेशनल मतलब अंडर रूट आएंगे। तो सोच सकते हो अंडर रूट कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। जब बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग हो, मतलब होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट सदा के लिए चला जाएगा। और जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, मतलब ऐसा नंबर होगा जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा मतलब अंडर रूट बना रहेगा, और अंडर रूट बना रहेगा यानी अपरिमेय मूल आएंगे। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। परिमेय, परिमेय अपरिमेय जो वास्तविक में आते हैं, तो वास्तविक होना तो जरूरी है। ठीक है ना। विविध का तो वो यहाँ वाली किताबों में कई में विवेचक, विवेचक कहते हैं उसको, विवेचक। तो वापस आते हैं, परिमेय अपरिमेय ये क्या हुआ, सोच के देखो कि भाई अंडर रूट बच गया तो अंडर रूट आएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर ऐसा है जैसे 5 है, 7 है, 6 है, 3 है, तो अंडर रूट बना रहेगा, अंडर रूट बना रहेगा तो आपके उत्तर जो होंगे वो अपरिमेय आएंगे। अंडर रूट हट गया मतलब जैसे 4 आ गया, अंदर 16 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया, 49 आ गया, ऐसा नंबर आ गया जो होल स्क्वायर है, तो बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा तो अंडूड स्वाहा, अंडूड खत्म तो पूर्ण, ऐसे नंबर परिमेय हो जाएंगे क्योंकि अब कोई अंडूड नहीं आएगा। तो परिमेय और अपरिमेय ये होती है प्रकृतियां कि मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, हाँ जो एक सवाल इस पे कर लेते हैं, मूलों की प्रकृति पे। तो ये रहा क्वेश्चन, इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे है, काल्पनिक है, वास्तविक है,
वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों है या इनमें से कोई नहीं? देखो, वास्तविक और काल्पनिक दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि काल्पनिक मूलों की एक खास बात है। इस सवाल आप करते जाओ, मेरी बातें सुनते जाओ। काल्पनिक मूलों की एक खास बात है, काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े में आते हैं। काल्पनिक मूल सदैव जोड़े में आते हैं। काल्पनिक मूल कभी ऐसे नहीं आते एक काल्पनिक मूल, तीन काल्पनिक मूल, नहीं आएंगे तो दो काल्पनिक मूल, चार काल्पनिक मूल, छह काल्पनिक मूल, आठ काल्पनिक मूल। वो दो के जोड़े में आते हैं, जब भी आते हैं जोड़े में आते हैं। काल्पनिक मूल सदैव जोड़े में आते हैं और हम शक्ल भी होते हैं। काल्पनिक मूल जोड़े में आते हैं और वो भी हम शक्ल। हम शक्ल जैसे एक मूल अगर a प्लस आइटा b है तो दूसरा a माइनस आइटा b होगा। जहां पे भी आइटा है उसका चिन्ह बदल दो, दूसरा मूल बन जाएगा। जहां भी आइटा है वो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो वो आपका काल्पनिक मूल, दूसरा काल्पनिक मूल आ जाएगा। एक काल्पनिक मूल नहीं आएगा। कोई कहे कि एक ही काल्पनिक मूल है, नहीं, नहीं हो सकता। तीन काल्पनिक मूल है, नहीं हो सकते। पांच नहीं हो सकते, या तो दो होंगे, चार होंगे, छह होंगे, आठ होंगे, 10 होंगे। तीन, एक, पांच, सात नहीं होंगे। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं, दो ही मूल होते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक काल्पनिक और एक वास्तविक, क्योंकि काल्पनिक जोड़े में आते हैं। तो एक काल्पनिक एक वास्तविक हो नहीं सकते, तो ये बात तो गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। द्विघात समीकरण में कभी भी नहीं हो सकता कि एक काल्पनिक एक वास्तविक है। या तो दोनों ही काल्पनिक होंगे, क्योंकि दो हो सकते हैं काल्पनिक, या तो दोनों ही काल्पनिक होंगे या फिर दोनों ही वास्तविक होंगे। एक एक नहीं हो सकता। हाँ, त्रिघात समीकरण जब आप पढ़ते हैं, त्रिघात में ऐसा होता है, एक वास्तविक और बचे हुए दो काल्पनिक भी हो सकते हैं, बचे हुए दो वास्तविक भी हो सकते हैं। उसमें दो संभावनाएं बनती है, एक मूल वास्तविक पक्का होगा, बचे हुए दो वास्तविक भी हो सकते हैं, बचे हुए दो काल्पनिक भी हो सकते हैं। लेकिन द्विघात में नहीं हो सकता, या तो दोनों ही वास्तविक होंगे या दोनों ही काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल लेते हैं। ये ए का मान, ये बी का मान, ये आपके सी का मान। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो। सो आया, जो कि प्लस का आ रहा है। प्लस का आ रहा है, इसका मतलब मूल वास्तविक है। टेलीग्राम बंद होगा, पता नहीं। टेलीग्राम बंद, ऐसा कुछ सुनने में तो नहीं है, कोई अफवाह हो सकती है टेलीग्राम बंद करे। टेलीग्राम पे चल तो रहा है काफी टाइम से, एक विवाद तो टेलीग्राम पे कंटिन्यू ही था कि भाई टेलीग्राम पे काफी जो है कॉपीराइट का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये बात सच भी है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। चाहे मूवीज को ले लीजिए, चाहे कोई और चीजों को ले लीजिए, बहुत लंबे समय से ये कंफर्म था कि भाई हो तो रहा है, रियल न्यूज है। हाँ, तो अगर होगा तो शायद हो सकता है, क्योंकि अच्छा, हाँ हो सकता है, क्योंकि उसमें मैं पहले से ही रहा था। टेलीग्राम का सीईओ गिरफ्तार हुआ है। पता नहीं भाई, हो सकता है। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्या दिक्कत है, व्हाट्सअप भी तो चैनल होते ही हैं, व्हाट्सअप ने भी तो चैनल बना दिए, तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ और आ जाएगा, हमारे लिए चिंता ना करो।
वो बहुत नीट वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी बहुत विवाद आया था कि नीट का पेपर आउट होता है, और नीट का नहीं है, एक पूरा बॉलीवुड जो है वो टेलीग्राम के खिलाफ बैठा है, क्योंकि जितनी भी मूवीज होती है वो कॉपीराइट के फॉर्म में ये टेलीग्राम पे बटने शुरू हो जाती है ना। मूवीज को आपने देखा होगा कि मूवीज है, वेब सीरीज है, और है, ये लगातार, अब टेलीग्राम इनको रोकता भी नहीं है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं, लेकिन यूट्यूब ऐसे नहीं करने देता कि आप मूवी डाल दीजिए, और मूवी डाल दी तो वो शायद आधे घंटे में आपके चैनल को ब्लॉक कर देता है। तो जैसे यूट्यूब जिस तरीके से काम करता है कॉपीराइट के लिए, रह तो सही ना, अब मूवी बनाने वाले 200 करोड़ रुपए मूवी लगाते हैं बेचारे, अब उनकी मूवी इस तरीके से कॉपीराइट हो जाएगी और आ जाएगी, तो फिर तो वो तो सबके लिए नुकसानदायक होगा ना। तो जरूरी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो टेलीग्राम पे थोड़ा बहुत तो स्ट्रिक्शन होनी चाहिए थी, कि भाई आपके पास एक प्रोग्राम होना चाहिए जो ये चेक कर सके कि कौन क्या डाल रहा है। उनके पास कुछ ही नहीं है, वो वगैरह कुछ भी डालो सब चल जाएगा, वो तो गलत है ही। उसके बारे में नहीं पता मुझे अभी। अच्छा, टेरर एक्टिविटी के लिए। हाँ, आपने लिए तो क्यों ना क्यों, जैसी चिंता ना करो, बाकी काम चला ले श्यापा यही काम અહીંયા भी काम चला ले छे। चलो एक सवाल और ट्राई कर। अगला क्वेश्चन, ए बी सी समांतर श्रेणी। ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि काम में लगे रहो, बिजी रहो, जितना बिजी अपने आप को रख सकते हो उतना रखो, क्योंकि जब आप काम करते रहते हैं तो चीजें, काम की चीजें ज्यादा आती है। काम कर रहे हो तो काम की चीजें ज्यादा आएंगी, और काम की चीजें ज्यादा आएंगी तो ओवर थिंकिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। जब भी खाली रहोगे, खाली जगह, दिमाग में आइडियाज आएंगे, आइडियाज आएंगे तो ओवर थिंकिंग होगी। तो अपने आप को खाली मत छोड़े, कुछ दिन के लिए एटलीस्ट, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने ये अभ्यास करें कि अपने आप को व्यस्त रखें। जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना ओवर थिंकिंग कम होती जाएगी। ओवर थिंकिंग इंपॉर्टेंट है जब आप खाली होते हैं, जैसे कल एग्जाम्पल है, कल शाम की बात है, कल शाम को, कल सुबह क्लासेस व्लासेस हो गई थी, कल शाम को मैं खाली था, है ना, शाम को जाना था कि जन्माष्टमी है जाना है, तो कल शाम को मैं थोड़ी देर के 2-3 घंटे खाली था, तो मैंने खुद ने महसूस किया कि ओवर थिंकिंग होने लगी। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ फालतू चीजों के बारे में, मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, खाली रहे यार, ठीक है, इससे अच्छा क्लास शेड्यूल कर देता। फिर मैंने सोचा नहीं यार, आज जन्माष्टमी है, बच्चे सोचेंगे, आज भी क्लास लगा ली, फिर एक दिमाग में आ गया था क्लास ले लेते हैं, छोड़ो, ओवर थिंकिंग होगी, इससे अच्छा क्लास ले लेता हूँ। तो वही एक काम किया करो, जब भी कभी ओवर थिंकिंग आए तो कुछ ना कुछ करने लग जाओ, बिजी हो जाओ। खाली रहोगे तो चाहे कितना ही, कोई भी आदमी क्यों ना हो, किसी भी आदमी, कल्पना करो, ओवर थिंकिंग में लोग जाते ही जाते हैं, खाली हुए ओवर थिंकिंग आई, और बिजी रहोगे तो चीजें आएंगी नहीं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी समांतर श्रेणी में, ठीक है, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब बी जो है वो A+C/2 के बराबर होगा, ये हमें दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ इसके मूल कैसे हैं, इस समीकरण के मूल कैसे हैं। तो इस समीकरण में ध्यान देना, ए की जगह ए है, ए की जगह ए ही है, बी की जगह 2 बी है ना, बी की जगह 2 बी है, सी की जगह सी है। B² - 4AC का मान निकालते हैं, अभी पता चल जाएगा मूल कैसे हैं। तो B² - 4AC, बी का मान 2B, 4, ए का मान 1, सी का मान सी, 2B का मान यहां से रख दो, 2B बराबर है A+C, 2B बराबर A+C, तो ये आ गया A+C का स्क्वायर -4AC, खोलने पर A² + C² + 2AC -4AC, A² + C², ये लो, एक तो होल स्क्वायर आया है, होल स्क्वायर तो हमेशा प्लस का होता है, होल स्क्वायर तो कभी माइनस का हो ही नहीं सकता, है ना, जो भी आया वो देखो, होल स्क्वायर आया है, और हमें पता है कि स्क्वायर 0 हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का तो नहीं हो सकता।
ये 0 हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का, और ये स्क्वायर में आया है, इसका मतलब परिमेय भी है, परिमेय भी है। तो ये कह रहा है कि कौन सी स्थिति है, परिमेय है तथा समान है। भाई परिमेय तो है, समान है समान नहीं बता सकते, काल्पनिक तो नहीं है, पहले तो ये कट गया, काल्पनिक नहीं है, अपरिमेय भी कट गया, अपरिमेय भी नहीं है तो परिमेय। अब परिमेय में समान है, असमान है, ये तो नहीं बता सकते। ये तब तक नहीं बता सकते जब तक ये नहीं बताया जा सकता कि ए और सी क्या है। अगर ए और सी बराबर है तो समान है, और ए और बी बराबर नहीं है तो असमान है। तो भाई मामला फंस गया। इस क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं है, इस सवाल का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों ही डिपेंड करते हैं, बी और सी दोनों पे डिपेंड करता है कि कौन सा होगा। क्या दोनों पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। समान है समान कैसे बता सकते हैं? असमान। भाई ए और सी बराबर हुए तो समान हो जाएंगे, और ए और सी बराबर नहीं हुए तो असमान हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने नहीं बताया हुआ, कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो जाना तो इसी में चाहिए। नहीं बताया हुआ इसका मतलब फिर ज्यादा ये सही हुआ, कायदा तो फिर इसके लिए जाएगा। जाएगा क्या यार, फिर ये सवाल बात ही गलत है। अबे के कर ले वहां को, हाँ के करा, मन भी पर भी है यार, मन ही पर भी है, क्योंकि सवाल तो अधूरा है। अब अधूरा सवाल को के करा, अब असमान भी नहीं बोल सकते, असमान भी नहीं बोल सकते, वही है ना। ए और सी बराबर, तो समांतर श्रेणी बनने का मतलब ये नहीं कि तीनों अलग अलग है तो ही समांतर श्रेणी है। दो 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 ये भी समांतर श्रेणी है, ये लो, क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है? देख लो, ये भी तो समांतर श्रेणी है। कोई जरूर थोड़ी समांतर श्रेणी का मतलब तीनों अलग अलग हो तो ही समांतर श्रेणी होती है। सेम सेम भी हो सकती है, दो 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 समांतर श्रेणी है। पहला और तीसरे को जोड़ो और आधा करो, बीच वाला आया नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग ही है। यहाँ कहना चाहिए था कि ए बी सी भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है तो फिर होता, यहाँ पे एक भिन्न शब्द यूज कर देता, तीन भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो फिर ये हो जाता। अब मामला फंस गया, अब मामला बी में भी फंस गया और सी में भी फंस गया। अब आपको ज्यादा सही कम सही, अब ये ज्यादा सही कम सही क्या होता है? देखो तो गणित की भाषा में देखो, तो गणित में एक तो होता है सही, एक होता है गलत। अब ज्यादा सही ज्यादा गलत, वो कौन सो है, वो ज्यादा सही कौन सो है? सोच के देखो, गणित का आदमी आप, ज्यादा सही को क्या मतलब हुआ कि जो सही में भी थोड़ा सा ज्यादा हो। ये वही है जो कहता है 110%, मैं आपका काम 110% कर दूंगा। अरे भाई 100% होता है, 110 कौन सा होता है? बोलने में ठीक है, अलंकार लगा सकते हो, 110% तो होता अधिकतम 100 ही है। तो वही है, फंस गया। तो यहाँ पे सवाल फंस गया, अधूरेपन की वजह से फंस गया। ठीक है, हाँ ए और सी पे डिपेंड करेगा ना, बी और सी क्या है, तो असमान, असमान असमान भी नहीं बोल सकते आप, आपको क्या पता ए और सी अलग अलग है नहीं है, असमान कैसे कह सकते हो? आपको नहीं पता ए और सी अलग है, ए और सी सेम हुई तो ये सवाल की जिम्मेदारी बनती है, यही बात तो प्रॉब्लम है ना। तभी तो डिलीट होते हैं सवाल, तभी तो 10 10 12 12 सवाल डिलीट हो जाते हैं, उसके बड़े छोटी छोटी कमियां छोड़ देते हैं बारीक बारीक सी, और वो बारीक बारीक सी हमारे तो नंबर खा जाती है। हमने तो सवाल किया, पूरा किया, उत्तर तक पहुंचे, सवाल अधूरा था, फंस गया। अब हमारा तो गए 2 मिनट, 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी लगा वो तो गया, क्वेश्चन डिलीट होगा, डिलीट हो गए, मेरे तो 1.5 मिनट गए ना, क्वेश्चन डिलीट होगा ना, नंबर थोड़ी, समय थोड़ी वापस दे देंगे कि लो 1.5 मिनट तुम्हारा वापस रखो, है ना। यूपीआई थोड़ी फेल होगी तो पाचा खत्म पीछा जैसी, है ना। पेमेंट फेल हो गया, आपके खाते में पैसे आ गए, ये लो इतने फेल हुए, ये वापस खाते में लो। तो 1.5 मिनट गया भाई, 1.5 मिनट तो खुद ही पाछा कोई देवे, मैं तो गया। तो गलत सवाल बनाने से कितने नुकसान हुए बात देखो। प्रैक्टिस के लिए बस यही करने हैं आपको, कुछ नहीं करना, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं, सवाल पढ़े आपके पास, आरपीएससी 1.0 पढ़िए, ज्यादा सवाल निकाल लें, आरपीएससी 1.0 के निकालो, 2.0 के निकालो, उन्हीं सवालों को वो कराए हुए हैं वो निकालो, ये आरपीएससी 3.0 चल रहा है इसको निकालो। कोई भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कि जो चीजें पड़ी हुई है उन्हीं को बार 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 दोहराओ, बार बार दोहराओ, ऑलरेडी बहुत हो गए सवाल हमारे पास। यहाँ पे अभी जैसे टॉपिक पूरा होगा तो लगभग 70 से 80 सवाल मैं यहाँ पे करवा दूंगा, फिर उसके अलावा टेस्ट पड़े होंगे वो देने हैं, आरपीसी 1.0 2.0 करोगे
और सवाल वहां से मिल जाएंगे। फिर एक टॉपिक पे इससे ज्यादा सवाल कितना टाइम मिलेगा आप लोगों को? अभी जैसे क्लासेस 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएगी, बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा। बस चीजों को बार बार दोहराओ। नई चीजें पढ़ने से अच्छा है उन्हीं चीजों को बार बार दोहराओ, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। नए नए सवालों पे खेलते रहोगे तो चाहे खेलते ही रहो, उनका कोई अंत नहीं है। हाँ, टाइम मिले तो आरपीसी 1.0 देखो, आरपीसी 2.0 देखो अगर टाइम मिले तो। लेकिन अभी आपको टाइम इसलिए मिल रहा है कि भी 2 ही दिन हुए हैं क्लास चलते हुए। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे और एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड होंगी, उनका पीछे वाले का बोझ आएगा सर पे, तो फिर आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। अभी मिल रहा है तो इसलिए ज्यादा डिमांड हो रही है कि सर और दो हमें। फिर और दो नहीं, फिर ये कहोगे जितना है ये कैसे करें, है ना। फिर इसके बाद जब मैं आपकी लाइव क्लासेस लूंगा तब आप लोग मुझे कहेंगे सर जो है वो कैसे पूरा करें, अब ये बताओ। एक्स्ट्रा तो छोड़ो, जो क्लासों में हो गया है उसको वापस कैसे पढूं। ठीक है। नेट तो देखो चाहिए चाहिए, तो पूरी टाइम हम इस पे आ गए हैं तो आपको नेट की तो व्यवस्था रखनी पड़ेगी। नेट की व्यवस्था तो आपको अब करना ही पड़ेगा। अब दौर ही नेट का है। अब अगर हम ये सोचे कि इस एज के अंदर नेट की पाबंदियां, तो गलत है। फिर जो खर्च आप कोर्स पे करते हैं उसके बराबर का खर्च आपको नेट पे भी करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई नेट से दूर है तो फिर तो बहुत सारी चीजों से दूर है। और ये तो और चीजें भी आप पढ़ते होंगे, और चीजों के लिए भी आपको नेट चाहिए होगा। चलो मिलते हैं आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। देखो ज्यादा जोड़ बाकी मत किया करो कि आप, कोई आपसे आगे है कोई आपसे पीछे है। क्या पता लगता है रोज रोज कौन किसको चेक कर रहा है कि कौन किससे आगे है और कौन किससे पीछे है। आप तो सिर्फ जो चीज कर सकते हो ना, किसी को पीछे तो आप कर नहीं सकते कि किसी को जाके आपको चल तू पीछे चल, मैं आगे आऊंगा। आप बस एक काम कर सकते हैं, वो है मेहनत। आप मेहनत कर सकते हैं, अपनी मेहनत करते रहिए। बस आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, भगवान अपने आप भला करेगा। आप ये चीजें देखते रहेंगे कि वो आगे चल रहा है, वो मुझसे। और बहुत सी कोचिंग है, बहुत से कोचिंग में बहुत लोग पढ़ते हैं। किस किस से कंपटीशन करेंगे? आदमियों से एक को ढूंढ ढूंढ के कंपटीशन करेंगे क्या? सीधा अपना बेहतर बनो, अपना बेस्ट बनो, यही तरीका है। ये ओवर थिंकिंग है जिसमें फंस जाओगे, और इसका कुछ रास्ता भी नहीं है। हाँ, एयर फाइबर लगा सकते हैं। नेट तो अब तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, पढ़ने वाले बच्चों को तो देखो चाहिए। या तो आप वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको नेट अच्छा मिल जाएगा। लेकिन नेट तो अब लगेगा। हाँ, खुद को जीतो। अपने दिमाग में ये डाल दो कि कोई और है क्या, कोई नहीं है, मैं ही हूँ। और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और अपने आप को इतना बेहतर बनाऊंगा कि मुझसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। ये सबसे बढ़िया साइन है। और ये साइन कि वो उससे आगे है, वो लोग उससे पहले कोर्स करके, कितनों से कंपटीशन करोगे चुन चुन के? इससे अच्छा अपना बेस्ट बनो। 5G फ्री है। हाँ, अलग अलग फोल्डर बने पड़े हैं, आप देखेंगे फर्स्ट टाइम लिखा पड़ा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, इस तरीके से लिखा हुआ है। खोल के देखो, एक बार अपने फोल्डर को खोल के देखो, देखो उसमें क्या क्या है। है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से।